वेक्टर्स बोर्ड लेवल में रिलेटिवली एक आसान टॉपिक है। 3D भी आसान है, बस 3D में तुम्हें फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा याद रखना होगा। वेक्टर में 3 पार्ट है रे। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर, स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट्स, सॉरी, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट और ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट इस साल एनसीईआरटी ने हटा दिया है, वो जो रिवाइज सिलेबस में, ठीक है, मगर मैं इसे बोर्ड लेवल में थोड़ा सा करवाऊंगा, ठीक, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, क्या बोलते हैं, जब मैं तुम लोगों को 3D करवाऊंगा तो ज्यादा टाइम नहीं लेता है। आरडी शर्मा में देखोगे कि स्टार्टिंग में उन लोगों ने अलजेब्रा ऑफ वेक्टर से शुरू किया है, जो थोड़ा सा बोरिंग साइड का टॉपिक है। मैं मगर शुरू यहाँ से करूंगा। तुम बोलोगे सर क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम लोगों ने वेक्टर का थोड़ा सा बेसिक फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, तो क्यों ना हम वहीं से चीजों को शुरू करें, ताकि चीजें थोड़ा इंटरेस्टिंग भी रहे, ठीक है। और जो चीज तुम जानते हो वहीं से हम चीजों को शुरू करते हैं, तो कंफर्टेबल फील करोगे, और उसके बाद फिर थोड़ा टिपिकल साइड में जाते हैं कि ज्योमेट्री के कुछ रिजल्ट्स को कैसे प्रूफ किया जाता है, जिसे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स के अंदर हम लोग गिनते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगा डॉट प्रोडक्ट से। इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। डॉट प्रोडक्ट पहले मैं एल्जेब्रिकली बोल रहा हूं क्या है, ठीक है, ज्योमेट्रिकली नहीं, कि अगर तुम्हें 2 वेक्टर ए और बी दिया है तो तुम 2 वेक्टर तो खींच सकते हो। मैं वेक्टर के डेफिनेशंस में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि फिजिक्स में ये सब चीजें तुम जानते हो। ये थीटा है, मैं आऊंगा डेफिनेशन में, जब मैं अलजेब्रा में आऊंगा तो दोबारा सब चीजों को पढ़ाऊंगा। तो ए डॉट बी जो था वो हमारे पास था मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो ये एल्जेब्रिक डेफिनेशन है। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसे प्रोजेक्शन में आज ही हम देखेंगे। अब जो है हम लोग नॉर्मली 3 डायमेंशन में है, मतलब हमारे पास एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा और एक जेड एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जो होता है वो जे कैप होता है, जेड एक्सिस के अलोंग जो होता है वो के कैप होता है। तो मैं दिखाने के लिए मैं पहले 2 डायमेंशन में दिखाना चाहता हूं कि सपोज मैं 2 डायमेंशन में अगर केवल हूं एक्स और वाई, तो ये वाला आई कैप है, ये वाला जे कैप है, और मैं अगर एक पॉइंट ए लेता हूं 2,3, तो तुम जानते हो कि जब तुम इस टाइप से ड्रॉ करोगे और इस टाइप से ड्रॉ करोगे तो ये वेक्टर ओ ए था, ये वाला जो था ये 2 आई कैप होगा, क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड है ये 2 होगा और इसका डायरेक्शन आई कैप है। ये जो वेक्टर है, क्योंकि पैरेलल वेक्टर तो सेम होता है क्योंकि इनका लेंथ सेम है, अगर इस टाइप से ज्वाइन करोगे, क्योंकि ये 3j कैप है तो इसका ये भी 3j कैप होगा। ट्रायंगल लॉ हम लोगों ने फिजिक्स में देखा था कि OA वेक्टर कैन बी रिटन एज OB वेक्टर प्लस BA वेक्टर। तो मतलब मैं OA वेक्टर को लिख सकता हूं ट्वाइस आई कैप प्लस 3j कैप। वैसे ही अगर मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है 2, 3 और 5, तो सेम तरीके से, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन दिखाने में मुझे मुश्किल होगा, ये 3 डायमेंशन है, तो अगर मैं OA को ज्वाइन करूंगा तो OA जो वेक्टर दिखेगा, एक्स एक्सिस में इसका प्रोजेक्शन 2 है इसलिए 2i कैप, y एक्सिस में 3 है तो 3j कैप, और z एक्सिस में 5 है तो 5k कैप। ऐसा लिख देखो, ऐसा मतलब 2 + 3 + 5 तो नहीं लिख सकते हो ना, तब तो तुम सब ऐड कर दोगे। ऐसा लिखने से क्या होता है कि i, j और k अपना इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी रखता है, और जैसे यहाँ पे हम देख के 2, 3, 5 को देख के बोल सकते हैं कि ये x कोऑर्डिनेट है, तो j के साथ जो लगा है ये देख के कह सकते हैं कि ये y कोऑर्डिनेट होगा।
3 डायमेंशन तुम लोग मेरे ख्याल में फिजिक्स में हम लोग इतना ज्यादा नहीं करते हैं, फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम 2 डायमेंशन में ही काम तुम लोग करते हो, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आ जाता है के। अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो क्या हुआ? अगर थीटा 90 डिग्री हुआ तो कॉस थीटा 0 था। इसका मतलब अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर हुआ तो मैं जानता हूं कि ए डॉट बी का वैल्यू 0 होगा। इसका मतलब मैं जानता हूं कि ये जो वेक्टर है देखो ये 90 डिग्री है आई और जे, इसलिए आई डॉट जे का वैल्यू या जे डॉट के का वैल्यू या के डॉट आई का वैल्यू 0 होगा। मगर क्योंकि तुम जानते हो कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा, इसलिए तुम ए डॉट बी लोगे या बी डॉट ए लोगे, उसके ऊपर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, इसलिए ये कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब ए डॉट बी सेम एज बी डॉट ए। इसका मतलब अगर आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट आई, के डॉट जे और आई डॉट के भी 0 होगा। तो इसीलिए अगर मैं तुमसे कभी बोलता हूं कि 2i प्लस थ्राइस जे, मैं डॉट प्रोडक्ट विथ 4i प्लस ट्वाइस जे क्या होगा, तो अगर इसे तुम अलग अलग ब्रेकआउट करोगे तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 आई डॉट आई, ओ सॉरी मैंने आई डॉट आई नहीं बताया। अब cos 0 क्योंकि 1 होता है तो a डॉट ए क्या हो जाएगा, a डॉट ए का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, तो a का मैग्नीट्यूड तो a स्क्वायर हो जाएगा और cos 0 का तो वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो a स्क्वायर। मैग्नीट्यूड क्या था, जैसे अगर मैं यहां पे बोलूंगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ OA क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ OA का मतलब है कि OA का डिस्टेंस क्या होगा, तुम बोलोगे सर जानते हैं रूट ओवर ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो अगर मैं तुमसे 4i डॉट 4i पूछूंगा तो क्या होगा, 4i प्लस 2i, तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा और i डॉट i हो जाएगा। मगर मैं जानता हूं i एक यूनिट वेक्टर है, मतलब मॉड i का वैल्यू 1 था, इसलिए i डॉट i का वैल्यू 1 होगा, तो ये 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो इसलिए अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि 2i प्लस 3j डॉट प्रोडक्ट विथ 4i प्लस 6j क्या होगा, तो जब तुम ब्रेक करोगे 4 2 जा 8 i डॉट i प्लस 6 2 जा 12 i डॉट j प्लस 4 3 जा 12 j डॉट i प्लस 6 3 जा 18 j डॉट a। तुम जानते हो कि ये दोनों ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं, ऑर्थोगोनल का मतलब 90 डिग्री, तो हेंस ये दोनों वेनिस हो जाएंगे। तो रह क्या जाएगा, i डॉट i यूनिट वेक्टर है, j डॉट j यूनिट वेक्टर है, तो ये 8 प्लस 18। तुम बोले कि सर क्यों बोर करते हो, फिजिक्स में हम जानते हैं कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करना होता है। हाँ वही मैं भी कह रहा हूं, तो इसीलिए ये लिखने का जरूरत नहीं है तुम लोगों को, मैं इस चीज का सार बता देता हूं, एक साइड से अब शुरू कर रहा हूं, ठीक है। मैं जानता हूं कि अगर, ठीक है, और एक चीज मुझे बताना है पहले उसके बाद, हाँ, अगर एक वेक्टर a मेरे पास x1 y1 z1 है और एक पॉइंट x2 y2 z2 है, तो ए बी वेक्टर कैसा दिखेगा, तो तुम ए बी वेक्टर को लिख सकते हो फाइनल ओबी वेक्टर माइनस इनिशियल ओए वेक्टर। ओबी वेक्टर तुमने अभी लिखा था x2 i कैप y2 j कैप, तो जब तुम माइनस करोगे तो ये x2 माइनस x1 ऑफ i कैप प्लस y2 माइनस y1 ऑफ j कैप प्लस z2 माइनस z1 ऑफ k कैप होता है। मैं थोड़ा सा अपने आप को फ्रीडम दे रहा हूं ये जान के कि तुम लोग फिजिक्स में ये सब चीज कर चुके हो थोड़ा सा, हाँ, और मैं जानता हूं कि हमने किया हुआ है। तो जो तुम लोग को कॉपी में लिखने के लिए दूंगा वो अब मैं शुरू कर रहा हूं। मेरा कहना है कि सपोज मुझे एक वेक्टर मालूम है ए बार, क्या, a1i प्लस a2j प्लस a3k, मुझे बी बार मालूम है b1i प्लस b2j प्लस b3k। तो मैं अगर a डॉट b का फॉर्मूला लूंगा तो ये होगा मॉड ए, ऊपर तुम लोग दोगे डॉट प्रोडक्ट मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, a डॉट b मॉड ए मॉड b कॉस थीटा, थीटा इसके बीच का एंगल है,
ए और बी, मगर मैं ए डॉट बी को कंपोनेंट वाइज भी लिख सकता हूं। तो ए डॉट बी को अगर मैं कंपोनेंट वाइज लिखूंगा, ए आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के डॉट प्रोडक्ट विद बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, तो कंपोनेंट वाइज ये होगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। इसे हम कंपोनेंट वाइज कहते हैं, आई आई से, जे से, के से। रीजन जो है वो ये रीजन है कि अगर ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होता है तो ए डॉट बी जीरो होता है, इसीलिए आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई जीरो होता है। चौथा, अगर ए का ये वैल्यू है तो मॉड ए का जो वैल्यू होता है मैग्नीट्यूड कहलाता है, ये रूट ओवर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर है, और इसीलिए ए डॉट ए अगर मैं बोलूंगा तो ये मॉड ए का होल स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि कॉस जीरो वन होता है। इस लॉजिक से आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का वैल्यू वन होगा। इतना लिखना है तो लिख लो। पांचवा जो लास्ट में मैंने बताया था कि अगर ए वेक्टर तुम्हारे पास x1 x2 x3 है, सॉरी x1 y1 z1 है, बी वेक्टर x2 y2 z2 है, तो ए बी वेक्टर कैसा दिखेगा? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। खेला खत्म। इतना लिखना है तो लिख लो, ऊपर सेम ही चीज को समझा रहा था। ठीक है, किसी को कहीं भी डाउट है तो मुझे बोलोगे। थैंक्स आज के क्लास में आने के लिए। ठीक है, कि कोर्स हम थोड़ा जल्दी खत्म कर पाए, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि आज का क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग ऐसे बनाओ कि नेक्स्ट क्लास जब बोलूं तो तुम स्कूल का क्लास मिस करके मेरा क्लास अटेंड करो। डाउट्स पूछ सकते हो, कहीं भी कुछ डाउट है तो। जैसे मैंने बोला कि तुम फिजिक्स से जानते हो तो मुझे बोल सकते हो, सर फिजिक्स से मैं नहीं जानता हूँ, मुझे ये डाउट है, मुझे समझा दीजिए। एल्जब्रा इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आज अगर एल्जब्रा कराता तो नेक्स्ट क्लास में हो सकता है तुम लोग नहीं आते, इतना बोर हो जाते। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज पहले कर लेते हैं, ताकि तुम लोग को लगे कि हाँ चीजें इंटरेस्टिंग है। आज घर में जाके जब सम्स करोगे तो बने चीजें अच्छा लगे, ताकि नेक्स्ट क्लास तुम लोगों को हो कि हाँ नहीं हम आएंगे और सर का क्लास करने। टाइमर मैंने शुरू नहीं किया था, 2 मिनट का टाइमर दे देता हूँ। सर सर हाँ बोल। सर, आप लीनियर प्रोग्रामिंग कब करवाएंगे? लीनियर प्रोग्रामिंग इस बार हट गया ना कोर्स से मेरे, बस बेसिक चीज ही है, इसलिए ज्यादा चिंता ही नहीं करना है। अच्छा, तो वर्ड क्यों प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे ना? स्कूल में हो गया है? नहीं सर। इस बार तो वर्ड प्रॉब्लम हट गया, मुझे लग रहा है। स्कूल में करवा दिया है क्या? नहीं नहीं सर। हाँ ठीक है, चलो फिर। चलो आगे चलूं। 1 मिनट। हाँ ठीक है, 2 मिनट हुआ भी नहीं है, मैं चीटिंग कर रहा था। 1 मिनट 10 सेकंड ही हुआ है। चलो लिख लो।
अब चलूं? हाँ सर। चलो तो शुरू करते हैं। मैं आरडी शर्मा फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। अभी एकदम चीजों को एकदम बेसिक लेवल में जाऊंगा, थोड़ा भी बाहर निकलना नहीं चाह रहा हूं। ए को i माइनस ट्वाइस जे प्लस के है, बी 4i माइनस 4j प्लस 7k है। तुमसे मैं a डॉट p पूछ रहा हूं। तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, मैंने कहा ना मैं एकदम बेसिक से शुरू करूंगा और जाते जाते आज वेक्टर हो सकता है कि डॉट प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट इतना सम कर लें कि थोड़े एंट्रेंस के भी सम्स को कर पाऊं। तो जब तुम डॉट प्रोडक्ट करते हो तो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन था, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1, फिर -2 इंटू -4 तो +8 प्लस 7, 8 + 4 12, 7 19। खेला खत्म। नंबर 1। नंबर 2, find lambda if a is perpendicular to b, b is equal to -i plus twice lambda j plus k। तो परपेंडिकुलर देखते ही दिमाग में क्या आएगा? a डॉट b इज इक्वल टू 0, मतलब 1 इंटू -1 कंपोनेंट वाइज या डायरेक्टली कर रहा हूँ, -1 -4 लैम्डा प्लस लैम्डा इंटू 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, तो लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा। मगर मैंने एक चीज अभी नहीं बोला था, पैरेलल कब होता है वेक्टर, तो ये भी बताता हूँ। पैरेलल वेक्टर तुम लोग y1j प्लस z1k है सपोज, b x2i प्लस y2j प्लस z3k है। मैं फिर से थोड़ा फिजिक्स को यूज कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि अगर a और b पैरेलल होगा, मैं एंटी पैरेलल को भी पैरेलल, मैथ्स में एंटी पैरेलल को भी पैरेलल, फिजिक्स में बहुत अंतर होता है, ये चीज को ध्यान से देखो। हाँ, क्योंकि तुम लोग को 3D में भी जरूरत पड़ेगा। मैथ्स में एंटी पैरेलल को भी हम लोग पैरेलल ही बोलते हैं, फिजिक्स में इसलिए मायने रखता है क्योंकि तुम फोर्स को जब ऐसे अप्लाई करते हो एक बॉडी में और ऐसे अप्लाई करते हो, और फोर्स को जब तुम एक ऐसे अप्लाई करते हो और ऐसे अप्लाई करते हो, तो जमीन आसमान का अंतर है। इसमें मूवमेंट का एक्सीलरेशन डबल हो जाएगा और इसमें नेट मूवमेंट 0 होगा। मगर मैथ्स में तुम्हें फोर्स के नजरिए से नहीं चाहिए, तुम्हें डायरेक्शन के नजरिए से चाहिए। तो स्लोप हम जानते थे कि स्लोप में हम लोग नेगेटिव नहीं लेते हैं, तो इसलिए मैं दोनों डायग्राम बना दे रहा हूं। हाँ, तो इसलिए अगर मैं कह रहा हूं कि a पैरेलल टू b है, तो इसका मतलब मैं कहूंगा a इज इक्वल टू लैम्डा b। फिजिक्स के लैंग्वेज में लैम्डा का पॉजिटिव होना पैरेलल होता था और लैम्डा का नेगेटिव होना एंटी पैरेलल होता था। तो पैरेलल का मतलब हो जाता है कि तुम्हारे पास ये दोनों a इज इक्वल टू लैम्डा b, तो a इज इक्वल टू लैम्डा b को जब तुम कंपेयर करोगे तो लैम्डा x2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब x1 इज इक्वल टू लैम्डा x2, y1 इज इक्वल टू लैम्डा y2, z1 इक्वल टू लैम्डा z2। और ध्यान से देखो, सुंदर सा चीज हो रहा है, मतलब x1 by x2 इज इक्वल टू y1 by y2 इज इक्वल टू z1 by z2। तो ये पैरेललिज्म का कंडीशन है, ठीक है। a पैरेलल टू b होने से रेशियो सेम होगा। जैसे अगर मैं एक प्रॉब्लम दूं कि a सपोज तुम्हें i माइनस ट्वाइस j प्लस लैम्डा k है, b तुम्हारे पास ट्वाइस i माइनस 4j प्लस 7k है। क्वेश्चन कह रहा है a पैरेलल टू b है, फाइंड लैम्डा। तो क्या करोगे? क्या होना पड़ेगा? रेशियो कंपोनेंट वाइज देखोगे। तो हेंस a इज पैरेलल टू b, तो इसका रेशियो मतलब 1/2 इज इक्वल टू इसका रेशियो इज इक्वल टू -2 by -4 इज इक्वल टू लैम्डा बाय 7। तो दिस मीन्स लैम्डा इज इक्वल टू 7/2। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। तुम बोलोगे सर लिखने लायक चीज तो है नहीं, मगर तब भी मैं टाइम देता हूँ 2 मिनट का। सर यहाँ पर अगर लैम्डा नेगेटिव होता तो तब भी पैरेलल ही होता क्या? पैरेलल, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि फिजिक्स मैथ्स में अगर कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर 3D में मुश्किल हो जाएगा। हमारे यहाँ पे पैरेललिज्म का जो कंडीशन है उसमें क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल भी लागू है। Yes, sir.
क्योंकि 3D में वरना कंफ्यूज हो जाओगे, दो अलग अलग डेफिनेशन अगर सीखोगे तो। सॉरी, लाइन से बाहर आ गया था मैं। सुनाई दे रहा है अब? हाँ सर। यस सर। तो उस वक्त से मैं आगे चलो बोल रहा हूँ, फिर मुझे किस तुम लोगों ने कुछ बोला नहीं तो समझ में आया। दिखाई अभी नहीं दिखाई दे रहा है तो स्क्रीन, अब स्क्रीन दिखाई दे रहा है। चलो सॉरी। हाँ सर जूम दिखाई दे रहा है। सर जूम आ रहा है। जूम आ रहा है। लिखा अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। अब स्क्रीन दिखा? यस सर। हाँ यस सर आ गया। मैंने वेक्टर्स लिखा है। हाँ ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो क्योंकि डॉट कम्यूटेटिव था, इसीलिए एल्जेब्रिक फॉर्मूला यहां पे अप्लाइड होता है। मतलब तुमसे अगर मैं कभी तुमसे पूछूं कि a प्लस बी डॉट a प्लस बी बोलो,
तो तुम इसको a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b लिख सकते हो, मगर क्योंकि मैं जानता हूं दोनों सेम होता है, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, तो हेंस ये a डॉट a प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट b। ठीक है, तो एल्जेब्रिक फॉर्मूला मैंने ये जानबूझ के यही वाला लिया था कि बाद में अब मैं इसको प्रूव भी करवाऊंगा, मुझे जरूरत पड़ेगा इसका थोड़ी देर बाद। हाँ, तो क्या हुआ कि एल्जेब्रिकली फॉर्मूला यहाँ पे तुम लगा सकते हो। तो जैसे प्रॉब्लम में कभी ऐसा दिया रहेगा कि इफ a इज इक्वल टू i माइनस j, b इज इक्वल टू i प्लस ट्वाइस j प्लस k, फाइंड a माइनस ट्वाइस b इंटू थ्राइस a प्लस 4b। नो डाउट तुम पहले दोनों काम कर सकते हो, तुम ये काम भी कर सकते हो कि तुम a माइनस ट्वाइस भी पहले निकाल लो और थ्राइस a प्लस 4b निकाल लो और फिर डॉट प्रोडक्ट कर लो, वो कहीं आसान है। मगर मैं दिखाना चाहता हूँ कि हाँ देखो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए कि तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो a का वैल्यू अगर i माइनस j है तो मॉड a जो होगा वो √2 होगा, और मैं ये जानता हूं कि a डॉट a का मतलब मॉड a का होल स्क्वायर होता है। b अगर मेरे पास i प्लस ट्वाइस j प्लस k है तो मॉड b का वैल्यू रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 2 टू द 4 5 6 हो जाएगा। अब मुझे और a डॉट b का वैल्यू मेरे पास हो जाएगा कंपोनेंट वाइज 1 माइनस 2, k तो है नहीं 0 इज इक्वल टू -1। तो मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, मुझे निकालने बोल रहा है a माइनस ट्वाइस b डॉट थ्राइस a प्लस 4b। मैंने पहले ही कह दिया है कि तुम ये काम भी कर सकते थे कि ये दोनों निकाल के डॉट प्रोडक्ट ले लो। हाँ, तो ये हो जाएगा 3a डॉट a प्लस 4a डॉट b माइनस 6b डॉट a माइनस 4 टू द 8b डॉट b, और मैं जानता हूं कि a डॉट b सेम एज b डॉट a, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3 मॉड a का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस a डॉट b माइनस 8 मॉड b का होल स्क्वायर। तुम बोलोगे सर सबका वैल्यू आपने निकाल दिया है, पुट अप कर दीजिए, वेरी गुड। मॉड a का वैल्यू √2 है तो इसलिए ये 2 हो जाएगा, a डॉट b का वैल्यू -1 है तो ये -1 हो जाएगा, 8 b डॉट b का वैल्यू 6 है, आंसर आ जाएगा। तुम बोलोगे सर आपने ज्यादा घुमा के किया, ये ज्यादा आसान था। ठीक है, यही करना, मुझे कहाँ प्रॉब्लम है, मैं सुना बोल रहा हूँ कि ठीक है। चलो, मेरा मेन मकसद कुछ और भी है कि मैं तुम्हें यहाँ पे और एक चीज बता दूं कि अभी जस्ट थोड़ी देर के बाद फॉर्मूला मुझे प्रूफ करने का जरूरत ना पड़े, लिखना है तो लिख लो किसी को। तो मेरा कहना है कि अभी तुम लोग को लग सकता है कि सर आप स्कूल एब्सेंट करा रहे हो, दिसंबर या अक्टूबर के आसपास तुम बोलोगे सर आपका डिसीजन सही था, आपने जो स्कूल का, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आया है और उसमें भी यही बोला जा रहा है कि बच्चों को वही चीज सिखाओ जो उसके लिए इंपॉर्टेंस रखता है, वही है ना NEP। ठीक है, तो एक चीज 2 बार पढ़ के क्या करोगे, कॉन्टिन्यूटी तो मैंने पढ़ा ही दिया है, फिर स्कूल में कॉन्टिन्यूटी पढ़ के क्या करोगे। वेक्टर पढ़ो, 3D पढ़ो। तुम लोग को सब कुछ सीखने का जरूरत नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ सर सब कुछ सीखेंगे, अरे बद तरीका कौन बोलता है यार, ये और ये लिख लो बस, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो जानते ही हो। हर एक चीज मत लिखो प्लीज, बोर हो जाओगे। हाँ ठीक है, लिखना है तो ये लिख लो, हो गया। हाँ, ये सब तो मुझे ही मालूम है, तुम लोग जानते हो यार, कहीं इससे ज्यादा डिफिकल्ट हम करते हैं। लेवल तो वही है ना यार, जो लेवल में पढ़ रहे होते हैं। हाँ, बस क्योंकि वेक्टर पहली बार आ जाए तो एक एक चीज करवाऊंगा। चलो तो आगे चल रहा हूँ। हाँ, तो ये सब में अननेसेसरी तुम भी बोर हो जाओगे, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग सब में आओ तो तुम्हें लगे कि हाँ सर वेक्टर में अभी तक आपने कुछ ऐसा बताया नहीं जो चीज हमने फिजिक्स में नहीं किया है। हालांकि वो कुछ भी नहीं सीखोगे, सब चीज तुमने फिजिक्स में किया हुआ है, बस सम थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में आ सकता है फिजिक्स से। तो हम लोगों ने देखा कि a डॉट b को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। कंपोनेंट वाइज लिखूं तो ये था a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। मॉड के टर्म में लिखूं तो मॉड a इंटू मॉड b कॉस थीटा।
तो ये इंफॉर्मेशन से कभी कभी तुम एंगल भी निकाल सकते हो। मतलब ध्यान से देखो, यहां से cos थीटा का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा a.b डिवाइडेड बाय मॉड a इंटू मॉड b। तो ये कौन सा टाइप है? फाइंडिंग एंगल्स बिटवीन वेक्टर। फाइंडिंग एंगल्स बिटवीन वेक्टर। अगर ए बी और मॉड भी दिया हुआ है तब तो ये सम एकदम डायरेक्ट ही हो जाता है। मगर कभी कभी ऐसा नहीं देके दिया रहेगा कि इफ ए इज इक्वल टू ट्वाइस आई माइनस जे प्लस ट्वाइस के, बी इज इक्वल टू 4i प्लस 4j माइनस ट्वाइस के, फाइंड एंगल बिटवीन देम। सॉल्यूशन। तो मैं जानता हूं कि cos थीटा का जो वैल्यू था वो था a.b डिवाइडेड बाय मॉड a इंटू मॉड b। मेरे पास अगर ये दिया हुआ है यही सबसे अच्छा चीज लगता है मुझे ऑनलाइन क्लास का, कि लिखना नहीं पड़ता है 2 बार। तो a.b का वैल्यू कितना हो जाएगा? कंपोनेंट वाइज 4 2 जा 8 -4 -4, हाँ 0 आ गया। तो तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो आप। cos थीटा तो 0 आ गया, तो कुछ निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा मुझे। मॉड a मॉड b, हेंस थीटा 90 डिग्री हो गया। अगर नहीं आता तो मॉड a भी निकाल के डिवाइड कर लेता, मगर अगर ये सम कराया तो अब यही कर लो, उसके बाद लिखना है तो लिख लो। ठीक है। चलो उसके नीचे वाला एक सम है। फाइंड द एंगल्स ए मेक्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। चलो, तो विद कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या हुआ? तो कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है कि तुम एक्स एक्सिस का तो डायरेक्शन जानते हो ना, आई कैप है। तो डायरेक्शन ऑफ आई एक्स एक्सिस क्या था? आई कैप। ए बार कितना दिया हुआ है? आई माइनस जे प्लस √2 के। स्टैंडर्ड है अल्फा हम लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये 3 स्टैंडर्ड एंगल लिया जाता है। अल्फा जो है हम वो मानते हैं जो ए बार एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। अल्फा इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड ए बार। तो cos अल्फा का फॉर्मूला मेरा क्या होगा? एक्स एक्सिस का डायरेक्शन आई कैप था, डॉट प्रोडक्ट विथ ए बार डिवाइडेड बाय मॉड ए इंटू मॉड आई। आई एक यूनिट वेक्टर था, आई डॉट ए क्या होगा? 1 होगा। आई डॉट ये क्या हो जाएगा? आई माइनस जे प्लस √2 के कैप डिवाइडेड बाय मॉड ए जो होगा वो √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 स्क्वायर इज 2 मल्टीप्लाइड बाय आई के लिए तो यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा। आई डॉट आई 1 होता है तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1/2। हेंस cos अल्फा अगर 1/2 तो अल्फा का वैल्यू तुम्हारे पास आ गया 60 डिग्री। बाकी बोर नहीं करूंगा। cos बीटा कैसे निकालोगे? तुम बोलोगे सर बोर कर रहे हो, ए डॉट जे निकालोगे आप, हाँ, डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड जे, वेरी गुड। cos गामा कैसे निकालोगे? जो समझ में आ रहा है, अल्फा एक्स एक्सिस के साथ, ये वाई एक्सिस के साथ और ये जेड एक्सिस के साथ होगा, तो ये ए डॉट के कैप डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी। तुम बोलोगे सर सब निकाल के बोर करोगे क्या? नहीं करूंगा, घबराओ मत, लिखना है तो लिख लो, नेक्स्ट सम में जाऊंगा।
सर ये बीटा कौन सा एंगल है? y एक्सिस के साथ, ये वाला। ये अगर वेक्टर v है तो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो आगे चलता हूं, आगे चल रहा हूं। एक ये तुम्हें एंट्रेंस में मिलेगा, बोर्ड में भी मिलेगा कि एक अननोन वेक्टर दिया रहता है और उसका वैल्यू तुम्हें निकालना होता है। तो नॉर्मली ऐसे में हम लोग लेते हैं, लेट अननोन वेक्टर को ले लेते हैं xi प्लस yj प्लस z के, हाँ, और फिर xyz निकाल लेते हैं। तो एक प्रॉब्लम कराता हूं तो ज्यादा अच्छा होगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर i प्लस j माइनस थ्राइस के i प्लस थ्राइस j माइनस ट्वाइस के ट्वाइस i प्लस j प्लस 4 के आर 0, 5 and 8 respectively. Find the vector. Dot product of a vector with मैं लिखना भूल गया हूं, हाँ। Find the vector. सम पढ़ने के लिए 15 सेकंड दे रहा हूं। तब तक मैं ABC लिख देता हूं, क्या क्या दिया हुआ है। तीन वेक्टर दिया हुआ है, सम को ध्यान से देखो। तुम्हें तीन वेक्टर दिया हुआ है और तुमसे बोल रहा है कि एक अननोन वेक्टर निकालो जिसका नाम मैं यू ले लेता हूं, xi प्लस yj प्लस z के, और इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन? डॉट प्रोडक्ट कह रहा है a के साथ 0 है। मतलब तुम बोलोगे सर मतलब है a डॉट यू का वैल्यू 0, आपको नहीं पता है? ठीक है, वेरी गुड। तो a डॉट यू अगर कंपोनेंट वाइज करोगे तो क्या मिलेगा? x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0। वैसे ही क्या दिया हुआ है? b डॉट यू का वैल्यू 5 दिया हुआ है। तो b डॉट यू जब करोगे तो क्या मिलेगा? x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 5। वैसे ही क्या दिया हुआ है? c डॉट यू का वैल्यू 8 दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? c डॉट यू ट्वाइस x प्लस y प्लस 4z इक्वल टू 8। क्या सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल लो, y का वैल्यू। तुम बोलोगे सर लंबा होगा, वो उसमें मैं इंटरेस्टेड थोड़ी ना, वो ये सॉल्व करना तो हम लोग सीख चुके हैं। मैट्रिक्स यूज करने का जरूरत नहीं है डायरेक्टली। आगे चलो, सॉरी टाइमर नहीं दिया था, एक्सट्रीमली सॉरी। 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। सर हाँ बोल। सर वो टॉफल का बुक और तरीका रुक जा, ठीक है, मुझे डाउनलोड अभी कर ही दे रहा हूँ। चलो आगे चल रहा हूँ।
तुम्हें कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है, जैसे अब एंगल में पूछा जाएगा, जैसे प्रॉब्लम सपोज तुम्हें द पोजीशन वेक्टर, पीवी का मतलब पोजीशन वेक्टर होता है, जानते ही ऑफ ए बी एंड सी आर 0 1 1 3 1 5 0 3 3, so that triangle ABC is right angle triangle HC। तो क्वेश्चन में तुम्हें इस टाइप से दिया हुआ है, क्वेश्चन एक बार पढ़ के देख लो। C का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 0 3 3, A का वैल्यू दिया हुआ है 0 1 1, B का वैल्यू दिया हुआ है 3 1 5, कह रहा है ये 90 डिग्री है। तो तुम बोलोगे एक काम कीजिए ना, CA वेक्टर पहले निकाल लीजिए, बताया ही था x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 0 1 माइनस 3, तो माइनस ट्वाइस j कैप माइनस ट्वाइस k कैप। CB वेक्टर निकाल लो, ये वाला 3 माइनस 0 3 i कैप 1 माइनस 3 माइनस 2 j कैप प्लस ट्वाइस k कैप। तो CA डॉट CB कंपोनेंट वाइज कर लो, i तो है नहीं तो 0 प्लस 4 माइनस 4 0। तो अगर तुम्हें CA डॉट CB 0 मिल गया तो इसका मतलब क्या होगा, CA इज परपेंडिकुलर टू CD। थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख देना, आंसर आ गया। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो एक लेवल खत्म करता हूं, ये एक लेवल है। हाँ, अब थोड़ा सा इससे ऊपर वाले लेवल में चलता हूं। सर क्वेश्चन में PV का मतलब क्या था? पोजीशन वेक्टर। ठीक है सर। पोजीशन वेक्टर, तो एक लेवल खत्म होता है। तुम बोलोगे कि सर ऑलमोस्ट 50 मिनट हो गया है और आपने कुछ भी नया चीज नहीं सिखाया, सब कुछ हम बोर्ड लेवल में जानते हैं। हालांकि आज कोई भी चीज तुम्हें नया नहीं दिखेगा, मगर हाँ अब हो सकता है कि तुम्हें वो सम्स दिखे जो तुम लोगों ने फिजिक्स में इन जनरल नहीं किया होगा। ठीक है, कई बार। हाँ, अगर एच सी वर्मा से किए होगे तो हो सकता है किया ही होगा। ठीक है, जनरल इन जनरल नहीं रहता, क्योंकि फिजिक्स में यही सब चीज का जरूरत पड़ता है। तो अब मैं फॉर्मूलाज में आऊंगा। ठीक है, अब मेरा मेन एम जो है वो फॉर्मूलाज में है कि अब मैं फॉर्मूलाज डेवलप करूंगा, a प्लस बी मॉड a माइनस बी, ये सब का। तो तुम कह सकते हो कि सेकंड लेवल में जा रहे हैं, अब हम बोर्ड लेवल के सेकंड लेवल में जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि मॉड a स्क्वायर का मतलब a डॉट a था, तो यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी डॉट प्रोडक्ट a प्लस बी। और ध्यान से देखो, मैंने ऊपर इसे प्रूफ करवा दिया था, ये हमें a डॉट a प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट b मिलता है। मतलब मैं a प्लस b का होल स्क्वायर बोल सकता हूं कि ये मुझे मॉड a का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस a डॉट b प्लस मॉड b का होल स्क्वायर। रीजन यही है कि a डॉट b कॉम्यूटेटिव है, हर समय याद रखो। रियल नंबर कॉम्यूटेटिव होने के कारण ये फॉर्मूला लग रहा है। तो इसी लॉजिक से a माइनस बी का होल स्क्वायर मॉड a स्क्वायर माइनस ट्वाइस a डॉट b प्लस मॉड b होल स्क्वायर होगा। और अगर तुम दोनों को ऐड कर दोगे तो इसे भी एज अ रिजल्ट तुम याद रख सकते हो। तो ये 2 टाइम्स ऑफ मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर होगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो क्या तुम a प्लस बी प्लस सी को भी ब्रेक नहीं कर पाओगे? इसी तरीके से आराम से कर पाओगे। मतलब ये तुम्हारे लिए क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी डॉट प्रोडक्ट विथ क्या, a प्लस बी प्लस सी। ये समझ में आ रहा है ना? मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, मॉड a स्क्वायर जो a डॉट a है, हाँ वो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन में हमने देख लिया था, हाँ वही होता है x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। तो ये जब तुम ब्रेक करोगे तो ये तुम्हें मिलेगा मॉड a स्क्वायर प्लस मॉड b स्क्वायर प्लस मॉड c स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b डॉट c और c डॉट a। तुम बोलोगे सर दिल खुश हो गया, लिखना है तो लिख लो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं।
चलो आगे चलता हूं अब। प्रॉब्लम और एक है, सिमिलरली अगर तुम a प्लस बी डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी के साथ करोगे तो क्या होगा, मॉड ए स्क्वायर माइनस मॉड बी स्क्वायर। प्रॉब्लम, if mod of a plus b is equal to 60, mod of a minus b is equal to 40, mod b is equal to 46, find mod a। क्या यूज करोगे, कौन सा फॉर्मूला बोलो, थर्ड वाला सर। मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और मैं फिर से कह रहा हूँ, स्कूल में 4 मार्क्स में आएगा तो करके दिखाना होगा। हाँ, ये फॉर्मूला प्रूफ तो कर पाओगे ना, ब्रेक करके ये दिखाना होगा। हाँ, तो हेंस तो बोलोगे सर क्यों बोर कर रहे हो सर आप, स्टेप दिखाना होगा। हाँ प्रूफ करके दिखाना होगा, वरना 4 मार्क्स तुझे क्यों देगा कोई इसे। यहाँ पे मार्क्स का भी एक वैल्यू है ना। मॉड ए स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा तुझे चाहिए, और मॉड बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 46 स्क्वायर। मतलब ये ब्रेक करके दिखाना होगा ये वाला। समझ में आया नहीं जो मैंने ब्रेक इससे पहले किया था। ऐसे करके दिखा देना, अननेसेसरी मार्क्स कटा के फायदा है क्या। आया समझ में, इसे शो करोगे। हाँ, ए माइनस बी शो करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम पैरेलली लिख सकते हो। लिखोगे नहीं रही है अभी, ठीक है, और फिर उसके बाद हाँ तो लिखना है तो केवल यही लिखोगे। हाँ, और नहीं लिखना है तो वो भी चलेगा। सर ये फिफ्थ कंडीशन यूज करके भी कर सकते थे। कौन सा मॉडे, नहीं, नहीं नहीं अंतर है। ये वेक्टर है और ये केवल मैग्नीट्यूड है। अगर तुझे a प्लस बी 60 दिया हुआ है तो तुम यहां से a प्लस बी कभी नहीं निकाल सकते हो। आया समझ में, मॉड नहीं हटेगा, ये रियल नंबर का मॉड नहीं है। क्लियर है। If mod A is equal to 3, mod B is equal to 2, mod A plus B is equal to 4, find angle between A and B। शुरू करूं, लेट थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन ए एंड बी। हाँ, ये सिंबल है, हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको, थीटा इज द एंगल बिटवीन। उसको सब में अंग्रेजी में ही लिखना। तो क्या यूज करोगे, तुम जानते हो कि मॉड ए प्लस बी 4 दिया हुआ है, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं। तो मॉड ए प्लस बी का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ये मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। मॉड ए स्क्वायर तुम्हारे पास आ जाएगा 9, मॉड बी स्क्वायर 4 प्लस ट्वाइस ए डॉट बी इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। मतलब ए डॉट बी का वैल्यू हो जाएगा 16, 9 प्लस 4 13, 3/2। अब एंगल कैसे निकालूं, क्या ए डॉट बी को कुछ लिख सकता हूं, मॉड ए बी cos थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 3/2, मगर मॉड ए मॉड बी तो दिया हुआ है। तो हेंस 6 cos थीटा इज इक्वल टू 3/2। तो हेंस cos थीटा इज इक्वल टू 1/4, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/4। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे।
चलो आगे चलो। हाँ सर। यस हाँ सर। चलो ठीक है। If A cap and B cap are unit vectors, UV का मतलब unit vectors, inclined at an angle theta, prove that tan theta by 2 is equal to A minus B by A plus B. Solution. एक गोल्डन रूल है जो हर समय नहीं लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं हर समय लगता है, कि मॉड ए कितना टफर एक्सप्रेशन है अगर कंपोनेंट A1 A2 A3 है तो, मगर मॉड ए स्क्वायर कितना खूबसूरत चीज है A डॉट ए। तो ये गोल्डन रूल है कि मॉड ए को स्क्वायर करोगे, मॉड ए स्क्वायर निकलेगा और इसको A डॉट ए लिखोगे। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे देखिए मॉड स्क्वायर नहीं है, वही तो मेरा कहना है। इसलिए मॉड के टर्म में मत सोचो, स्क्वायर के टर्म में सोचो। ये देखो ये सब फॉर्मूला जो मैंने सिखाया, ये सब फॉर्मूला में देखो स्क्वायर है। तो ये गोल्डन रूल है। तुम बोलोगे सर समझ में आ गया, आप क्या करने वाले हो। सबसे पहले आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को स्क्वायर करोगे, एकदम सही सोच रहे। फॉर्मूला क्या लगेगा, यूनिट वेक्टर है रे, स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 2 A डॉट बी। क्या फॉर्मूला लगा, 1 यूनिट वेक्टर है, प्लस 1 माइनस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। कॉस थीटा मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। तो 2 माइनस यूनिट वेक्टर है, तो इसलिए ए कैप और बी कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, माइनस 2 कॉस थीटा। ए कैप प्लस बी कैप सेम लॉजिक से सेम होगा, बस ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसका मतलब अगर तुम ए कैप माइनस बी कैप का होल स्क्वायर बाय ए कैप प्लस बी कैप का होल स्क्वायर करोगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। तुम बोलोगे सर भूल गए, एक फार्मूला था। हाँ एकदम सही तुम बोल रहे हो। तो इसका मतलब ए कैप माइनस बी कैप डिवाइडेड बाय ए कैप प्लस बी कैप होल स्क्वायर का वैल्यू होगा tan स्क्वायर थीटा बाय 2। जब स्क्वायर लोगे तो प्लस और माइनस आएगा, मगर जब तुम वेक्टर के बीच का एंगल लेते हो तो वो एंगल तो हर समय 0 से 180 के बीच में होता है। तो थीटा बाय 2 जो होगा वो तो हर समय 0 से 90 के बीच में होगा। मतलब थीटा बाय 2 जो होगा वो तो हर समय फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। मतलब tan थीटा बाय 2 तो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसलिए नेगेटिव वैल्यू नहीं लोगे, केवल पॉजिटिव वैल्यू लोगे। वरना अगर मैं मॉड हटाता तो मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू लेना होता है। याद रखना रे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मगर मॉड होने के कारण, क्योंकि मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो केवल पॉजिटिव वैल्यू होगा। हेंस प्रूफ 4 मार्क्स का सम आता है, आ गया। लिखना है तो लिख लो।
आगे चलूं? थोड़ा रुकिए। थोड़ा सा। चलूं आगे अब? हाँ सर, हो गया। चलो। If mod A is equal to 1, mod B is equal to 4, mod C is equal to 2, and A plus B plus C is equal to I plus J plus K. Find A dot B plus B dot C plus C dot A. Solution. तो तुम्हें यह सोचना होगा कि यहां पे क्या रिलेशन है। तो तुम्हारे दिमाग में एक फॉर्मूला आएगा, मॉड A प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। तुम बोलोगे मगर सर यहाँ पे मॉड नहीं दिया है, तो दैट इज नॉट अ वेरी बिग डील। मॉड नहीं दिया है तो तुम मॉड ले सकते हो, ये कौन कहता है कि मॉड नहीं ले सकते हो। तो जब तुम मॉड A प्लस बी प्लस सी लोगे, समझ में आ रहा है ना क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। मतलब अगर तुम मॉड A प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी लोगे तो ये √3 आएगा, और दोनों साइड अगर तुम स्क्वायर कर देते हो तो मॉड A प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी का स्क्वायर 3 आएगा। तो अगर तुम इसे ब्रेक करोगे तो ये मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A डॉट बी डॉट सी और C डॉट A का वैल्यू 3 आएगा। मॉड A स्क्वायर का वैल्यू, सबका वैल्यू तुम्हें पता है, तो ये 1 प्लस 4 4 जा 16, 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A डॉट बी प्लस बी डॉट सी। आगे तुम बोलोगे सर छोड़िए ना, आंसर तो आ ही गया। हाँ, लिखना है तो लिख लो, किसी को डाउट है तो बोलो।
चलो प्रॉब्लम, if mod A is equal to 4, mod B is equal to 4, mod C is equal to 5. A is perpendicular to B plus C, B is perpendicular to C plus A, C is perpendicular to A plus B. Find mod of A plus B plus C. Solution. तुम्हें क्या लग रहा है? तुम जरा ब्रेन में सोचो तो, जब तुम इसको स्क्वायर करोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम कहां पे होगा? कोई बोलेगा? A dot B हाँ तो वही, इसलिए हाँ तो वही प्रॉब्लम होगा ना क्या? उसके लिए यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? हाँ सर। A परपेंडिकुलर टू B प्लस C, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो अंग्रेजी है ना, इसका मैथमेटिक्स क्या है? A डॉट B प्लस C 0 होगा, डॉट कॉम्यूटेटिव होता है इसलिए A डॉट B प्लस A डॉट C 0 होगा, मेक इट नंबर 1. सिमिलरली B परपेंडिकुलर टू C प्लस है, तो इससे क्या हो जाएगा? B डॉट C प्लस B डॉट A इज इक्वल टू 0, मेक इट नंबर 2. C परपेंडिकुलर टू A प्लस B, तो इससे क्या हो जाएगा? C डॉट A प्लस C डॉट B इज इक्वल टू 0, मेक इट नंबर 3. और जब तुम इसे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? तब ऐड 1 प्लस 2 प्लस 3, 2 टाइम्स ऑफ A डॉट B, B डॉट C, C डॉट A इज इक्वल टू 0. मतलब A डॉट B प्लस B डॉट C प्लस C डॉट A इज इक्वल टू 0. नाउ क्या निकालना है तुम्हें? मॉड A प्लस B प्लस C, तो इसे स्क्वायर कर दो, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? मॉड A स्क्वायर प्लस मॉड B स्क्वायर प्लस मॉड C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ A डॉट B, B डॉट C और C डॉट A. तो मॉड A स्क्वायर दिया हुआ है, देखो सबका वैल्यू दिया हुआ है, तो ये 4 4 16 प्लस 16 प्लस 25 प्लस ये वाला वैल्यू 0 आ जाएगा, खेला खत्म. होल स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेना. मॉड हर समय पॉजिटिव होता है, नेगेटिव लेने का जरूरत नहीं. किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं. चलो आगे चलो. सर 1 मिनट, आराम से लिख लो. चलो आगे चलो. हाँ सर. चलो प्रॉब्लम. अब कभी कभी ऐसा होगा, फाइंड एंगल बिटवीन A and B if A plus B plus C is equal to 0 and
mod A is equal to 3, mod B is equal to 5, and mod C is equal to 7. तुम्हें किसके बीच का एंगल निकालना है? थोड़ा बोलो, अब थोड़ा बोलना भी शुरू करो, बहुत देर हो गया। ए एंड बी। अगर अभी मॉड ले लूंगा, मतलब मुझे ए डॉट बी चाहिए, मुझे अगर ए और बी पता है, मॉड ऑफ ए और मॉड बी पता है, तो ए डॉट बी पता होने से हो जाएगा। मगर यहाँ पे अगर मैं अभी मॉड ले लूंगा तो मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये मुझे ए डॉट बी के साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा देगा, बी डॉट सी भी देगा, सी डॉट ए भी देगा या नहीं? मगर मैं जानता हूं कि cos थीटा के वैल्यू के लिए मुझे मॉड ए डॉट मॉड बी बाय मॉड ए मॉड बी, तो मुझे क्या क्या पता है? मुझे मॉड ए पता है, मुझे मॉड बी पता है, मुझे केवल ये चाहिए। तो ऐसा क्या कर सकता हूं कि केवल ए डॉट बी रहे और सी हट जाए? उसके लिए कुछ दिया हुआ है। हाँ बोलो। सी को उस तरफ ले जाएगा, ए प्लस बी को माइनस सी ले लूं, क्योंकि मुझे मॉड सी का वैल्यू पता है। और अब मैं मॉड ले लेता हूं, मॉड ए प्लस बी, तो ये तो मॉड सी हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो मॉड तो पॉजिटिव देगा। और अब स्क्वायर कर देता हूं। तुम बोलोगे सर छोड़ दीजिए सम को, सम का कोई औकात ही नहीं है। मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर ए डॉट बी मॉड सी स्क्वायर, सबका वैल्यू दिया हुआ है। मॉड ए स्क्वायर 9 हो जाएगा, मॉड बी स्क्वायर 25 हो जाएगा, ट्वाइस ए डॉट बी मॉड सी स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो ए डॉट बी का वैल्यू 49, 25 प्लस 9 कितना हुआ? 25 प्लस 9 34, 47। सही है ना? 44 गलत है क्या? कितना है? 20 सर 15/2 15/2। तो ये कितना हो जाएगा? मॉड ए मॉड बी cos थीटा इज इक्वल टू 15/2। मॉड ए का वैल्यू दिया ही हुआ था, कितना दिया था मॉड ए का वैल्यू? 3 और 5। तो ये 15 cos थीटा इज इक्वल टू 15/2, तो दोनों बार में सेम ही वैल्यू निकल रहा है। cos थीटा 1/2, तो थीटा 60 डिग्री। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट टाइप के सम में। चलो आगे चल रहा हूँ। चलो आगे। भरोसा। ठीक है। हाँ सर हो गया। बाय ब्रेक। ठीक है। तो अब कभी कभी क्या होगा कि तुम्हें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ अदर,
अब अलग टाइप के सम में हाँ पूछा जाएगा। जैसे प्रॉब्लम मैं लिखाता हूं, इफ a बार इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, बोर्ड लेवल के लिए स्टार मार्क भी दे देता हूं, एंड b इज इक्वल टू ट्वाइस i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, देन express b bar as a sum of two vectors, one parallel to a bar, another perpendicular to a bar. ऊपर डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर भी लिख सकते हो, ऑफ वेक्टर। सेम क्वेश्चन ऐसा भी अल्टरनेट फॉर्म ऐसा भी दिया रहता है कि डिकम्पोज द वेक्टर ट्वाइस i प्लस j माइनस 4k कैप into vectors which are parallel and perpendicular to i, जो भी दिया हुआ है यहाँ पे थ्राइस i प्लस 4j प्लस 5k। सम थोड़ा लंबा है इसलिए सम को पढ़ने के लिए 45 सेकेंड्स दे रहा हूं। चलो शुरू करूं। ए को तुम्हें दो वेक्टर में रिप्लेस करना है। ए को तुम्हें दो वेक्टर में रिप्लेस करना है। क्या होना पड़ेगा? एक परपेंडिकुलर बी को और एक पैरेलल। तो देखो क्या हम बी वेक्टर जो है, बी मेरे पास दिया हुआ है, मैं 2i प्लस j माइनस 4k कैप, ए मेरे पास दिया हुआ है थ्राइस i प्लस 4j प्लस 5k कैप। नाउ अकॉर्डिंग टू सम क्या कह रहा है? बी बार जो है वो क्या है? वो u प्लस v होना चाहिए सच दैट u जो है वो पैरेलल टू a बार हो और v जो है परपेंडिकुलर टू a बार है। ये समझ में आ रहा है ना? अब पैरेललिज्म का क्या कंडीशन था? हमने देखा था, मतलब u जो है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ a बार होगा और परपेंडिकुलर का क्या कंडीशन था? v डॉट a 0 होगा। इसे अब हम यूज करेंगे। सर कैसे? बताता हूं। तो b कैसा दिखा तब? तो b तुम्हें दिखा u मतलब लैम्डा a बार प्लस v। ऐसे को हम लोग वेक्टर इक्वेशन कहते हैं। तुम्हें लैम्डा का वैल्यू निकालना है। मैं ऐसा क्या कर सकता हूं कि v हट जाए? ये मोटिवेशन है। कोई बोलेगा? b माइनस u। टेक डॉट प्रोडक्ट विथ ए और थोड़ा सा टाइम लो। मैं 15 सेकेंड्स दे रहा हूं सोचने के लिए, क्योंकि तुम्हें फिर वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ऐसे सोचना पड़ता है। समझ में आया क्यों? क्या फायदा होगा? ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या फायदा होगा? v डॉट a 0 हो जाएगा। तुम्हें b और a पता है, इसलिए तुम b डॉट a का वैल्यू निकाल सकते हो। ये 3 2 जा 6
+4 -20। लैम्डा ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड, तो 3 3 जा 3 स्क्वायर +4 स्क्वायर +5 स्क्वायर प्लस v डॉट ए 0। किसी को कहीं भी डाउट है तो मुझे बोलोगे। हाँ, ए का वैल्यू दिया हुआ है रे, ए का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी कलर कोड लेते हैं अलग को, और मैंने उससे ये निकाल लिया, ए डॉट ए निकाल लिया, और बी डॉट ए तो पता ही है। तो 6 + 4 10 -10 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ 50। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू -1/5। तो अगर लैम्डा 1/5 आ गया तो तुम्हें तो यू मिल गया, क्योंकि वो तो लैम्डा ए था। -1/5 ए, तो v कैसे निकालोगे? अब फिर से इक्वेशन 1 में देखो, ये इक्वेशन 1 सॉरी 1 को देखो। 1 क्या है? 1 कह रहा है कि b इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस v, तो हेंस b बार का वैल्यू क्या हो जाएगा? u तो निकल ही गया था, b माइनस लैम्डा ए। तो दिस कैन बी रिटन एज b प्लस 1/5 ए। तो दिस इज नथिंग बट 5b प्लस ए। इसमें छोड़ मत देना रे, फिर वैल्यू लिखना होगा, और वो मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ए बी का वैल्यू तुम्हें पता है, ये वाला सर्कल है, पुट अप कर देना, आंसर आ जाएगा। लिखना है तो लिख लो। टाइम देता हूँ, काफी लंबा सम था, 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। कुछ डाउट है तो बोलो। डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर 4 मार्क्स के सम में आता है। आगे चलूं? रुक जाता हूं, ठीक है। बस पूछ रहा हूँ, मंडे क्या रक्षाबंधन का सबके स्कूल का छुट्टी है? सर नहीं यस सर। सर, नहीं यस पता। सर। सर नहीं बताया सर। कॉलेज खुलने वाला है। सर हाँ बोलो। हम लोग का नहीं नहीं है सर। किसका नहीं है? कौन सा स्कूल नहीं है? सर कॉटन कॉलेज में मंडे में स्टार्ट हो रहा है क्लास। मंडे से स्टार्ट होगा क्लास? हाँ इतना दिन नहीं था, मंडे से कॉटन स्टार्ट कॉलेज तुम लोग तो ऐसे ही क्लास नहीं जाते थे जब ऑफलाइन क्लास में कल होता से था, तो अभी स्टार्ट जाके होगा। क्या करोगे? स्टार्ट होगा, स्टार्ट हो पहला रहा है, दिन हाँ ठीक है। हाँ सर हम पहला लोगों का दिन है, एग्जाम ठीक है है, मंडे चलो में। फिर, हाँ। पहला दिन है हाँ सर, हम लोगों का ठीक है। एग्जाम है मंडे। ठीक है चलो फिर, ठीक है रुको, किसी और दिन ले लूंगा। चलो आगे चलूं मैं? सर हाँ सर। ठीक है।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैंने मोटिवेट थोड़ा किया होगा कि क्यों तुम स्कूल को एब्सेंट करके मेरा क्लास करोगे। अगर मोटिवेट नहीं कर पाया तो ये ठीक है, मेरा फेल्योर है, अगर कर पाया तो ये मेरा सक्सेस है। और ये सक्सेस मेरा नहीं है, अक्टूबर के महीने में बोलोगे सर आप सही बोल रहे थे। आगे चलते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? एल्जेब्रिक मीनिंग तो इतना देखा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या है? प्रोजेक्शन। डॉट प्रोडक्ट तुम्हें प्रोजेक्शन देता है। तुम बोलोगे सर समझ में नहीं आया, बताया ही नहीं तो कहां पे समझ में आएगा। ये एक वेक्टर ए बार है, ये एक वेक्टर बी बार है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या था? अगर तुम दोनों से एक सीधा अगर एक परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये जो लेंथ होता है P और Q, हम PQ को कहते हैं दिस इज अ प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार। ठीक है, ये डेफिनेशन है। मतलब मेरे ख्याल में फिजिक्स में तुम लोग पढ़ते हो कि अगर एकदम 90 डिग्री में अगर लाइट दोगे तो शैडो कहां से कहां तक होगा, दैट इज नोन एज प्रोजेक्शन। तो PQ कैसे निकालोगे? तो अब PQ थोड़ी ना निकालूंगा, EF निकालूंगा। तो तुम बोलोगे सर EF कैसे निकालोगे? मेरा कहना है कि अगर मैं ये इसे प्रोड्यूस कर दूं तो क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन थीटा है तो ये और ये थीटा होगा। तो थीटा जो है वो एंगल है A बार और B बार का, ये तो क्लियर है। तो इसको मैं EFG ले लेता हूं। तो EF जो होगा वो EG cos थीटा होगा। cos थीटा अगर एंगल है तो cos थीटा कैसा दिखेगा? A डॉट बी डिवाइडेड बाय क्या? मॉड A और मॉड B। और EG का लेंथ क्या होगा? तो EG का लेंथ तो डायरेक्ट मैग्नीट्यूड है B का। तो अगर ये सब वैल्यूज में मैं डाल दूं तब ये प्रोजेक्शन PQ कैसा दिखेगा? ये दिखेगा मुझे मॉड B मल्टीप्लाइड बाय A डॉट B डिवाइडेड बाय मॉड A इंटू मॉड B। मॉड B कैंसिल, तो कैसा दिखा? A डॉट B बाय मॉड A, मतलब A बाय मॉड A डॉट B, ये लिख सकता हूं। A बाय मॉड A यूनिट वेक्टर था तो A डॉट B बार। इसका मतलब मैं तुम्हें कह रहा हूं द प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार इज नथिंग बट B डॉट A बार। तो मुझे बोलोगे उल्टा होने से क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ A बार ऑन B बार क्या होगा? सेम लॉजिक से क्या होगा? A बार लॉजिक ना यार, सेम लॉजिक ना, मतलब B वेक्टर B बार। मतलब तुम ये देखो ना कि इससे तुम्हें केवल डायरेक्शन चाहिए। फिजिक्स में तुम लोग करते थे ना, तुम्हें जब डायरेक्शन का ही केवल जरूरत पड़ता था तो यूनिट वेक्टर लेते थे या नहीं? केवल डायरेक्शन चाहिए तो यूनिट वेक्टर लेते थे। और इसका मैग्नीट्यूड होगा, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए और इसका केवल डायरेक्शन का जरूरत है। तो हेंस ये A बार डॉट B कैप। समझ में आया? हाथ उठाओ तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। आज एक बार भी हाथ नहीं उठाए। ठीक है, कईयों ने हाथ उठाया। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, लिखना है तो लिख लो। ठीक है, ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। सर हाँ बोल। सर लाइन नंबर 13 एक और बार समझा दीजिए ना। लाइन नंबर 13 में एक एक करके देखो। ये समझ में आया? EF ये तो समझ में आया? हाँ सर। EF ये समझ में, ये इसमें प्रॉब्लम है, ये वाले में? हाँ सर, EG cos। नहीं, ये तो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं था क्या? अगर मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये अगर R है और ये अगर थीटा है तो ये R cos थीटा नहीं था? क्योंकि cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? cos थीटा इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं पूछूं तुम्हें तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? EF डिवाइडेड बाय क्या? EG। तो हेंस EF का वैल्यू क्या हो गया? EG cos थीटा। हाँ सर, समझ में आ गया।
आगे चलूं? नहीं सर। बोल देना मुझे। सर हो गया। ठीक है चलो। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हो ये तो मेरे ख्याल में जानते होगे। अगर ट्वाइस आई प्लस थ्राइस ए प्लस 4k है, अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालने का जरूरत है तो मैं उसे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं, और तब ये ट्वाइस आई प्लस थ्राइस ए प्लस 4k डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 4 4 जा 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 16 होता है। प्रॉब्लम फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ a bar equal to I plus j minus 2k on b bar I minus j minus k। सॉल्यूशन क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ a on b क्या था? a डॉट b कैप। मैं इसको ऐसा नहीं लिख के ऐसा भी लिख सकता हूं, मॉड b, तब ये ज्यादा आसान हो जाता है। a डॉट b कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लीकेशन 1 minus 1 plus 2 divided by mod b root over of 1 square plus 1 square plus 1 square 2 by root 3। सॉरी, हाँ मैंने एक चीज गलत किया रे। प्रोजेक्शन डिस्टेंस है, हर समय मॉड में दोगे, फॉर्मूला मॉड में दोगे। प्रोजेक्शन देखो, प्रोजेक्शन पी की लेंथ था, हाँ प्रोजेक्शन लेंथ होने के कारण हर समय मॉड में होता है। ऊपर फॉर्मूला में करेक्शन करोगे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव आया, नेगेटिव आने से मॉड दोगे। हाँ ये जो है ये रियल नंबर का मॉडुलस है, मतलब नेगेटिव नहीं लोगे। हाँ प्रोजेक्शन हर समय मॉड में रहता है। तो दो चीज पूछा जाता है नॉर्मली। हाँ, एक ये वेक्टर b है, ये वेक्टर a बार है। अभी जो मैंने पूछा, मैंने सपोज दो चीज पूछा जाएगा, ध्यान से सुनो। हाँ, प्रोजेक्शन ऑफ, नाम दे देता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार। तुम बोलोगे सर कितने बार बोल करोगे? बी डॉट ए कैप नहीं। अब कभी कभी तुम देखोगे कि प्रोजेक्शन वेक्टर पूछेगा, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ बी बार ऑन ए बार। तब देखो क्या वेक्टर चाहिए, मतलब तब मैग्नीट्यूड तो पी क्यू ही होगा, मगर इसका डायरेक्शन क्या है? किसके डायरेक्शन में? ए के डायरेक्शन में, इसलिए ए कैप। ठीक है, तो हेंस ये तब तुम्हारे पास होगा बी डॉट ए मैग्नीट्यूड और ए कैप। तो दो चीज है। हाँ, क्वेश्चन में ध्यान से देखना, प्रोजेक्शन पूछ रहा है या प्रोजेक्शन वेक्टर पूछ रहा है। अगर प्रोजेक्शन वेक्टर पूछेगा तो ए कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे, और अगर केवल प्रोजेक्शन पूछेगा तो आंसर तो तुम्हारे पास आ गया। अब कभी कभी तुम डॉट प्रोडक्ट की किसी चीज को यूज करके ज्योमेट्री के कुछ रिजल्ट्स को भी प्रूफ कर सकते हो। तो मैं अब ज्योमेट्री के रिजल्ट्स में जा रहा हूं कि सपोज तुम्हें एक स्टेटमेंट प्रूफ करने के लिए बोलेगा। आगे चलूं मैं? एक मिनट सर। ठीक है, हो गया सर। चलो। सर एक बार ऊपर कीजिए ना। हाँ, सर बी डॉट ए में मॉड नहीं लगेगा क्या? हाँ यार, यहाँ तो मॉड लगेगा। सॉरी, मैंने गलती किया, ये सब में तो मॉड लगेगा। ये मॉड है, ये सब मॉड है, वो तो मैं गलत कर ही रहा हूँ, मॉड लगेगा ही। सर हाँ बोल। सर वो लाइन 19 में वो आपने बी बार इनटू ए कैप लिखा है या ए बार है? ए कैप, ए कैप, ए कैप। प्रोजेक्शन तो हर समय ए कैप होगा। मतलब यहाँ पे करना क्या है, मैग्नीट्यूड और साथ में क्या देना होगा?
डायरेक्शन। डायरेक्शन क्यों दिया है यहाँ पे? क्योंकि क्वेश्चन में ही पूछ रहा है क्या, प्रोजेक्शन वेक्टर। वेक्टर है तो डायरेक्शन है, और केवल प्रोजेक्शन है तो मैग्नीट्यूड है केवल। चलो आगे चलो। यूजिंग vectors, prove that if two medians of a triangle are equal, then it is isosceles. Geometrical proof. तो ऐसे ना ओरिजिन लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले सम को देख लो, 10 सेकंड दे रहा हूं सम पढ़ने के लिए, ध्यान से देखो। हाँ, क्योंकि फिर अब मैं फिर से कह रहा हूं कि फर्स्ट लेवल खत्म हुआ, सेकंड लेवल खत्म हुआ, थर्ड लेवल में आ रहा हूं। कह रहा है कि तुम्हारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, बी से जो तुमने मीडियन खींचा और सी से जब तुमने मीडियन खींचा, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ सर। तुमने मेरे यहाँ पे मेरा हट गया था इसलिए मैं कह रहा हूं। ए से मीडियन खींचा और बी से जो मीडियन खींचा, सीएम और ये सीएन है, बीएन है। अकॉर्डिंग टू द सम तुम्हें दिया हुआ है कि बीएन इज इक्वल टू सीएम। टू प्रूफ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ऐसे सम में इंपॉर्टेंट जो है वो है ओरिजिन को ऐसा लेना कि लाइफ थोड़ा आसान हो जाए। ओरिजिन तो मैं ए वेक्टर को ओरिजिन ले लेता हूं, बी वेक्टर को बी ले लेता हूं, सी वेक्टर को सी ले लेता हूं। कितना आसान हो गया। तब ये तुम्हें पता चल जाएगा, किसी को भी ओरिजिन ले सकते हो। बी और सी को लेने से भी आंसर आएगा, ए को लेने से ही जो नहीं है, घर में ट्राई करके देख भी सकते हो। तो एम कैसा दिखेगा बोलो? एम इसका आधा है। एम इसका आधा है तो मैंने क्या बोला? मैंने ए बी वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो बी बार है। तो ए एम क्या वेक्टर कैसा दिखेगा? क्योंकि अब तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लोगे ना, तो ये तो ए बी बाय 2 होगा क्योंकि आधा है, तो ये बी बाय 2 दिखेगा। तो एम जो है वो बी बाय 2 दिखेगा। एन कैसा दिखेगा? ये पूरा सी है तो ये सी बाय 2। ठीक है, वेरी गुड। तो मुझे तो ये यूज करना है ना कि बी एन का लेंथ, तो बी एन कैसा दिखेगा? तो क्या मैं ट्रायंगल लॉ लगा सकता हूं? मुझे बी एन चाहिए। मैं बी एन वेक्टर को क्या ऐसा लिख सकता हूं? बी ए वेक्टर प्लस ए एन वेक्टर, हाँ या ना? हाँ। यस सर। बी ए वेक्टर क्या होगा? ए भी बी बार है तो बी ए क्या होगा? बी ए का तो डायरेक्शन उल्टा है ना, माइनस बी। प्लस ए एन वेक्टर कैसा होगा? ए एन वेक्टर C/2। C/2। तो बी एन तुम्हें मिल गया। तो वैसे ही तुम्हें क्या सीएम नहीं मिल जाएगा? सी ए वेक्टर प्लस ए एम वेक्टर, मतलब माइनस सी प्लस B/2। B/2। अकॉर्डिंग टू सम कह रहा है कि मीडियन का लेंथ सेम है, मतलब mod of C/2 minus B bar is same as mod of B/2 minus C bar। 2 को कैंसिल करो, C minus twice B is equal to B minus twice C। मैंने कुछ कहा था क्या थोड़ी पहले? जब mod देखते हो तो गोल्डन रूल, गोल्डन रूल था C minus twice B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ट्वाइस सी का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर में तो फॉर्मूला लग जाएगा एल्जेब्रिकली। तो ये तुम्हें देगा मॉड सी स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 सी डॉट बी प्लस मॉड बी स्क्वायर। नीचे वाले स्टेप में लिखता हूं, मॉड सी स्क्वायर प्लस 4 इंटू मॉड बी स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 सी डॉट बी इज इक्वल टू मॉड बी स्क्वायर
प्लस 4 mod c स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 b डॉट c कैंसिल, क्या मिलेगा? b, ये b यहाँ पे आ जाएगा तो 3 mod b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 mod c स्क्वायर। तो हेंस mod b इज इक्वल टू mod c। mod b क्या था? हेल्प करो तो मुझे डायग्राम में। mod b क्या था? mod b क्या था? AB mod b AB ab का लेंथ था। तो हेंस mod c क्या था? AC। तो ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। आया समझ में? हाथ उठाओ। चलो, बहुत लोगों ने हाथ उठाया, अच्छा लगा। तो इस टाइप से सोचना होगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओरिजिन है कि तुम ओरिजिन को कहाँ पे लोगे। लिखना है तो लिख लो और एक सम करवाऊंगा। सर हाँ बोल। सर इसमें तो बिना मॉड को ब्रेक किए भी तो कर सकते हैं। मतलब सर स्क्वायर किए बिना, मतलब सर मॉड को डायरेक्ट ब्रेक भी तो कैसे? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो? ये रियल मॉड, ये वेक्टर का मॉड है, ये रियल नंबर का मॉड नहीं है ना। आया समझ में? हाँ सर। ठीक है, तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि सर प्लस माइनस ले लीजिए, मगर ये वेक्टर का मॉड है ना, रूट ओवर के टर्म में आएगा कंपोनेंट वाइज। C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर प्लस, तो फिर वो लिख के कर सकते हो और वो ज्यादा लंबा नहीं होगा क्या? C1 माइनस ट्वाइस B1 का होल स्क्वायर प्लस C2 माइनस ट्वाइस B2 का होल स्क्वायर प्लस C3 माइनस, दोनों साइड में ब्रेक करोगे फिर कैंसिल करोगे। आगे चलूं? थोड़ा रुकिए सर। थोड़ा सा रुकिए। सर हो गया। चलो आगे चलते हैं। Using vector method, prove that angle in a semicircle is a right angle. दस सेकंड सम को पढ़ने के लिए। ये एक सेमी सर्कल है, ये सेंटर O ले लेता हूं, ये P ले लेता हूं, ये Q ले लेता हूं और इसको R वेक्टर ले लेता हूं। तो कह रहा है कि ये जो होगा ये 90 डिग्री है, ये प्रूफ करो। तो इसमें दिखने से लग रहा है कि ये ओरिजिन लेना ज्यादा अच्छा है। हाँ सर। तो ये और ये तो देखो डायरेक्शन तुम्हारा क्या होगा, ये और ये जो तुम्हारा है कि सेम लेंथ के डायरेक्शन में होगा ना। तो अगर मैं P को P बार लूंगा तो Q कैसा दिखेगा? क्योंकि लेंथ सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है,
तो ये माइनस पी पर दिखेगा, माइनस पी बार। और आर को मैं ये रेडियस आर ले लेता हूं, तो इसको आर बार ले लेता हूं। मगर मैं एक चीज जानता हूं, क्या कि ओ आर का लेंथ ओपी का लेंथ और OQ का लेंथ सेम होगा, क्योंकि सब रेडियस है। इसे मैं कैपिटल आर ले लेता हूं, या आर ऑलरेडी गिवन है तो इसको ए ले लेता हूं। अब मुझे ये 90 डिग्री दिखाना है। 90 डिग्री मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 होना पड़ेगा। किस किस का? क्या मैं QR वेक्टर लिख सकता हूं? QR वेक्टर या RQ वेक्टर, आर से ही शुरू करता हूं, ज्यादा बेटर है। RQ वेक्टर कैसा दिखेगा? RQ वेक्टर दिखेगा RO वेक्टर प्लस OQ वेक्टर, मतलब RQ वेक्टर दिखेगा, RO वेक्टर जो है वो माइनस R माइनस P। RP वेक्टर कैसा दिखेगा? RO वेक्टर प्लस OP वेक्टर, मतलब R माइनस P, R प्लस P, सॉरी सर माइनस सर होगा ना? माइनस सर होगा ना? माइनस R, थैंक्स, माइनस R प्लस P। तो RQ डॉट समझ में आ रहा है ना? डॉट प्रोडक्ट दिखाना होगा। 90 डिग्री के लिए तो ऑर्थोगोनल का तरीका यही था। तो माइनस माइनस को अगर कैंसिल कर दूंगा तो ये R प्लस P दिखेगा डॉट प्रोडक्ट विथ, ये R माइनस P दिखेगा। तो क्या था डॉट प्रोडक्ट? ये तो रियल नंबर वाला फॉर्मूला था ना, ये तो डॉट प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ R स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ P स्क्वायर। मॉड R किसका डिस्टेंस है? OR स्क्वायर। मॉड P किसका डिस्टेंस है? OP स्क्वायर। मगर ये 0 होगा, क्यों? क्योंकि OR इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू क्या था? रेडियस। तो हेंस तुमने किसको 0 निकाल दिया? RQ डॉट RP को। मतलब तुमने क्या बोल दिया? RQ इज परपेंडिकुलर टू RP। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। तो यहाँ पे देखो, ये सब समय वही है कि तुम ओरिजिन किसको ढूंढोगे, उसके बाद तो चीजें आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। चलो आगे चलता हूँ। लास्ट वेक्टर प्रोडक्ट। सर 1 मिनट रुक जाइए। अच्छा, लास्ट चीज। तो आज मैंने डॉट प्रोडक्ट कराया, वैसे ही नेक्स्ट वीक किसी एक दिन सीटिंग मारेंगे और वेक्टर प्रोडक्ट कर लेंगे। वेक्टर प्रोडक्ट में इतना टाइम नहीं लगेगा, वो रिलेटिवली इससे कम टाइम लगता है वेक्टर प्रोडक्ट में, तो इसलिए उस दिन वेक्टर प्रोडक्ट और स्ट्रिपर प्रोडक्ट दोनों ही करवा दूंगा। ओके सर। चलो, कभी कभी तुम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला भी इससे प्रूफ कर सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मतलब मैं बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। जैसे मुझे प्रूफ करना है कि प्रूफ दैट cos A इज इक्वल टू कोसाइन फॉर्मूला था ना एक अपना, कि अगर ये A B C है, ये A है, ये B है, ये C है, cos A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस BC। चलो सॉल्यूशन।
एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं। ए बी सी, एक डायरेक्शन ले लेता हूं, इस वेक्टर को ए ले लेता हूं, इस वेक्टर को बी, इस वेक्टर को सी। तो मैं क्या जानता हूं, मैं जानता हूं शुरुआत कहां से करूंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो तुम जानते हो कि तुम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अल्टीमेटली क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ए होता है अल्टीमेटली, तो ये ए हो जाएगा ना। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए बी बी सी और सी ए, इसका मतलब ए तो 0 वेक्टर ही होगा, तो इसका मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी का वेक्टर तुम्हारा 0 है। कॉस ए किसके बीच का एंगल है, ये सब अभी हम लोगों ने किया हुआ है एक सम, हाँ घबराओ मत। कॉस ए किसके बीच का एंगल है, क्योंकि मुझे बी और सी के बीच का एंगल चाहिए, तो मैं बी प्लस सी को एक साइड रखता हूं और ए को इस साइड लेके जाता हूं। तो मॉड ऑफ बी प्लस सी ले लेता हूं, मॉड ए, गोल्डन रूल क्या था, स्क्वायर कर दो। तो मॉड बी प्लस सी क्या होगा, मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी डॉट सी इज इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर। मॉड बी स्क्वायर को मैं बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर ट्वाइस बी सी, बी और सी के बीच का एंगल। हाँ, तो बस एक चीज ध्यान से देखना, ए तो सही है मगर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि बी आउटवर्ड वेक्टर है, फिजिक्स में तुम लोग ये सब जानते हो। तो तुम बी और सी के बीच का जो एंगल है वो ए लोगे या पाई माइनस ए लोगे, पाई माइनस से, पाई माइनस से। ठीक है, तो जानते हो, मुझे मालूम है, वो सब छोटा छोटा क्या हो जाता है कि बह जाते हो, इसलिए ए स्क्वायर। तो तुम बोलोगे सर क्यों बोर कर रहे हो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस बी कॉस ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हेंस कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस बी सी। खेला खत्म, लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आपने वो लाइन नंबर 12 में क्या लिखा है, इन ट्रायंगल ए बी सी, अल्टीमेटली अगर तुम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, ए नहीं मिलेगा, इसमें प्रॉब्लम है। ए बी प्लस बी सी क्या होगा, ए बी प्लस बी सी क्या हो जाता है, ए सी होता है या नहीं, इसमें प्रॉब्लम है। समझ आ गया। तो ए बी प्लस बी सी अगर ए सी होगा तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी ए, एक बार ए सी से सी ए तो ए तो 0। ओके सर। चलो, तो आज यहीं पे छोड़ता हूं, ठीक है। तो थैंक्स आने के लिए। तो नेक्स्ट वीक क्लास देखता हूं, थर्सडे को लूंगा, मेरे ख्यालों में बोल दूंगा, ठीक है। उस दिन वेक्टर्स करवाऊंगा, तो तुम लोग को टाइम देता हूं ये करने के लिए, ठीक है। मतलब मैं क्लास अभी भी एक्सटेंड कर सकता हूं मगर नहीं चाहता हूं, आज पहला है तो पहले दिन एक ही चीज सीखो, आराम से सम्स को थोड़ा घर में करो। असाइनमेंट सीट पर क्या कल नहीं हो पाएगा, सैटरडे संडे मेरा पूरा क्लास रहता है, सैटरडे को लीजिए ना। सैटरडे को फिक्स कर दूं, ठीक है, चलो देखता हूं, बोल दूंगा, ठीक है। तो आज यहाँ पे छोड़ता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल में समझ में आया होगा चीजें, और ये मैं ले लेता हूँ। वेट अपने आप कुछ, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर जैसे आप ट्रायंगल में पढ़ाए थे समेशन कॉस ए मतलब कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, वैसे वेक्टर्स में अगर मैं आई कैप के साथ कोई समेशन देता हूँ तो मतलब वो भी ए प्लस के मान ले, हाँ